नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ा। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आज एक अहम बैठक। नए एनडीए शासित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता होंगे शामिल। दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। पीएम मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के संकल्प की चौतरफा सराहना। राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हुआ रद्द। सूचना छिपाने का आरोप। और हॉर्मुज में ईरान की ओर से अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को बनाया गया निशाना। तो चलिए समाचार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बना है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पंडित नेहरू के पुराने दौर से निकलकर आज के आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्वमित्र बनते भारत की महागाथा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार सेवा काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का ये अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इन 4,399 दिनों में उन्होंने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी है। वैसे उनका ये प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने सुशासन और विकास की जो नई परिभाषा लिखी उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन जन सुनवाई हो या प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने की इसी दूरदर्शी सोच ने आगे चलकर डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी और गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना। 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात यह भी है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं हैं।
ये केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के दो ऐतिहासिक छोरों की गाथा है। क्योंकि पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद ऐसे दौर में शासन किया जब देश की जनसंख्या कम थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित थी, एक पार्टी का प्रभुत्व था और राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी। जबकि पीएम मोदी ने 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले, 2,500 से ज्यादा राजनीतिक दलों वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश हासिल किया है। नेहरू युग के दौरान अत्यधिक राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल और सीमित निजी उद्यमों के चलते भारत की औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 3.5 से 4% रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का मजबूत भागीदार माना। और यही कारण है कि सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी और भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, बल्कि 6.5 से 7% की विकास दर भी हासिल की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को चलाने के साथ साथ खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक रक्षात्मक नीति के चलते देश को 3 प्रमुख सैन्य मोर्चों पर लहू बहाना पड़ा, जबकि आक्रामक रक्षा सिद्धांत के बल पर पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत किसी भी पूर्ण पारंपरिक युद्ध में नहीं उलझा, क्योंकि अब भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। मतलब साफ है, ये केवल 2 युगों के दिनों की गणना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई मानसिकता की महागाथा है। ये बदलाव भारत के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभरने का ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, और मैं कोट करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक समय तक निरंतर सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल लंबे कार्यकाल का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतिबिंब है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी, चाहे वो आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना का विस्तार हो, सामाजिक सशक्तिकरण और तकनीकी उन्नति हो, या फिर वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा तथा हमारी सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण। इतिहास अब्राहम लिंकन को मानव गरिमा को आगे बढ़ाने और दास प्रथा के अंत के लिए याद करता है। हमारे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समावेशी विकास के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने तथा करोड़ों परिवारों में आशा, अवसर और सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाकर, गुमनाम नायकों का सम्मान कर, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित कर, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाकर और हमारी सभ्यतागत पहचान पर गर्व को सुदृढ़ कर देशवासियों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास जागृत किया है। महान तमिल संत कनियन पुंगुद्रनार के अमर वचनों यादुम उरे यावरुम केलिर, यानी कि हर स्थान हमारा अपना है, सभी लोग हमारे परिजन हैं, का संयुक्त राष्ट्र में उनके द्वारा किया गया उद्घोष विश्व के समक्ष भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यतागत भावना और सार्वभौमिक बंधुत्व और मानव एकता के उनके शाश्वत संदेश की प्रभावशाली पुनर्पुष्टि थी। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे उनके प्रयास, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना, चोल वंश की विरासत को सम्मान देने हेतु गंगैकोंड चोलपुरम की उनकी यात्रा तथा विदेशों से अमूल्य कलाकृतियों और पुरावशेषों की स्वदेश वापसी ने भारत की सनातन विरासत तथा हमारी भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और सभ्यतागत धरोहर की समृद्ध विविधता का उत्सव मनाते हुए उन सभ्यतागत बंधनों को पुनः पुष्ट किया है जो हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं। इतिहास के एक निर्णायक क्षण पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, अथक सेवा और राष्ट्र प्रथम के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की क्षमताओं और आकांक्षाओं में नए आत्मविश्वास का संचार किया और समकालीन भारत के एक सच्चे युग पुरुष के रूप में उभरे हैं।
विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर राष्ट्र की ओर से मैं उनके निरंतर राष्ट्र सेवा हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अनकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरा होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से ताकत मिली है। डीडी न्यूज के विशेष पॉडकास्ट भारत रीलोडेड में विदेश मंत्री ने अपनी ये बात साझा की है। I would say in all honesty, there is a certain brand India and that brand India, at least in the last decade, to a great deal has been shaped by brand Modi as well. You know, the respect for the Prime Minister has also shaped attitude towards us. So when we try to do something, that is a asset. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी तो 2029 आने वाला है। 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना दें। और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने बधाइयां दी हैं। विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक दक्षिण की यानी ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती देने में उनकी भूमिका की सराहना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुकुमार दिसानायके ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि की प्रशंसा की। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज़ बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज एनडीए की भी बैठक है। सत्तारूढ़ एनडीए के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली एनडीए की बैठक में एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। छोटा टाउन, बिग आइडियाज। कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े आर्थिक और ढांचागत कायाकल्प की जिसने पिछले 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। साल 2014 से लेकर साल 2026 ये वो 12 साल हैं जहां भारत सिर्फ बदला नहीं बल्कि भारत ने एक अभूतपूर्व लंबी छलांग लगाई। अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जमीन पर कैसे उतरा है। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2014 जब देश में नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था, अर्थव्यवस्था सुस्त थी, बुनियादी ढांचा कछुए की रफ्तार से रेंग रहा था और देश का आम नागरिक
व्यवस्था से निराश हो चुका था। ठीक उसी दौर में देश की कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने इस हताशा को आत्मनिर्भरता के संकल्प में बदल दिया। उन्होंने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी, बल्कि गतिशक्ति और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से काम करने का एक ऐसा नया स्केल और स्पीड दिया जिसने भारत की आर्थिक और ढांचागत तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। विरासत में मिली चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिखाया है। एक ऐसा परिवर्तन जिसने जमीन से लेकर आसमान तक देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिख दी। 2014 का भारत याद कीजिए, जहां जेब में कैश रखना मजबूरी थी और डिजिटल भुगतान बेहद सीमित था। लेकिन आज 2026 में भारत हर महीने 18 अरब से ज्यादा के डिजिटल लेन देन के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से करीब 4 गुना बढ़कर 95 करोड़ को पार कर चुके हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गाँवों में नगण्य था, आज देश भर के 2 लाख से अधिक गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। यही नहीं, मेक इन इंडिया की सफलता के चलते इन 12 वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहां हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल का उत्पादन होता था, आज ये आंकड़ा 33 करोड़ प्रति वर्ष के पार पहुंच गया है। और जिस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2014 तक देश का खाता भी नहीं खुला था, आज 5 से ज्यादा बड़े फैब्रिकेशन प्लांट और OSAT प्लांट के साथ भारत एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है। किसी भी देश की तरक्की उसकी रफ्तार से नापी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन 12 सालों में एक्सप्रेसवे, रेलवे, नए हवाई अड्डों और आधुनिक बंदरगाहों से देश की रफ्तार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दिया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो 2014 में सिर्फ 1000 किलोमीटर था, आज बढ़कर 6700 किलोमीटर हो गया है। आसमान में उड़ान योजना का जादू ऐसा चला कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 को पार कर गई है। इन 12 सालों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 800 मिलियन टन प्रति वर्ष से करीब 3.5 गुना बढ़कर 2760 मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। भारतीय रेल का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया है। रेल विद्युतीकरण 21,000 किलोमीटर से 3 गुना बढ़कर 65,000 किलोमीटर को पार कर चुका है और शहरों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल 250 किलोमीटर से 4 गुना बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी हो चुकी है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र ने भी भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साल 2014 में जो भारत सिर्फ 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था, आज 2026 में वो 33 गुना की जबरदस्त छलांग लगाकर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का सैन्य साजो सामान दुनिया को बेच रहा है। मतलब भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। मोदी सरकार के शासन मॉडल की सबसे बड़ी ताकत रही है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण। 2014 में देश खुले में शौच की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर इस कलंक को मिटाया गया। साल 2014 तक देश के महज 17% घरों में नल से पानी आता था, जो आज 5 गुना बढ़कर 80% से अधिक घरों तक पहुंच रहा है। गरीबों के सिर पर पक्की छत देने के संकल्प ने सीमित दायरे से निकलकर आज 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत जहां 2014 में केवल 18,000 गांव कवर थे, आज देश के लगभग 100% गांवों तक बिजली पहुंचाकर सभी को रोशनी सुनिश्चित की गई है। देश में एलपीजी कवरेज जो 2014 में सिर्फ 55% था, आज बढ़कर लगभग 100% हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रांतिकारी कदम से देश की करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली। देश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी 15,000 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो गया है। इन 12 वर्षों के दौरान शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इनकी संख्या 738 से बढ़कर आज 8,600 से अधिक हो गई है। पाइप से रसोई गैस यानी पीएनजी कनेक्शन भी 25 लाख से करीब 6.5 गुना बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं।
इन 12 सालों के दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाया है। 2014 में देश की कुल बिजली क्षमता 249 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 520 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी 2,90,000 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। लेकिन असली चमत्कार हुआ सौर ऊर्जा में, जो 2.6 गीगावाट से 42 गुना बढ़कर 110 गीगावाट के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोयला उत्पादन भी 565 मिलियन टन से बढ़कर 1 अरब टन हो गया है। इन 12 वर्षों में पर्यावरण बचाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को 1.5% से 13 गुना बढ़ाकर 20% किया गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए देश भर में 25,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नया तंत्र खड़ा किया गया, जो 2014 में बेहद कम थे। इन 12 वर्षों के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो चुका है। डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक और सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर रिकॉर्ड तोड़ रक्षा निर्यात तक, हर आंकड़े में मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की दूरदर्शिता साफ झलकती है। इस अभूतपूर्व विकास ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत के कद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी ने इसे सत्य की जीत बताया है तो कांग्रेस इसे सीट चोरी करार दे रही है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी के निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन के एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेजों में जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई और पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी थी। इसे लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और कृषि नवाचार की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत की अध्यक्षता में यहाँ पर 5वीं ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का विषय रेजिलियंस के लिए टीम बिल्डिंग ये रखी है और ब्रिक्स देशों की इस बैठक के साथ साथ साझेदार राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी एक मंच पर आए हैं। बैठक के औपचारिक सत्रों के अलावा विदेशी प्रतिनिधियों ने इंदौर की संस्कृति और स्वाद को भी करीब से अनुभव किया। शहर के प्रसिद्ध फूड हब 56 दुकान पहुंच करके प्रतिनिधियों ने मालावा के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया। Food is delicious. We have been served so many different plates. Food is so deeply cultural, and food is about conviviality, brings people together. In a certain way, BRICS, what we are doing now is trying to be together to build something new. So there should not be a better place. I enjoy Indian food. It is really, really nice, especially this market food. I think it is light, but also very, very flavor, and also very good for I think a lot of foreign people who are not used to Indian palate. This is very nice. और शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं, जिससे तनाव कम होने के बजाय अब बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक द्वीप पर हमला किया गया है, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बना गया। अमेरिका ने यह हमला उस वक्त किया जब ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी तपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप
सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें, और ये शपथ ली कि ईरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब देगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।